हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग कर रहे थे फाइनल अकाउंट लगा रहे थे। अब फाइनल अकाउंट में बेसिकली है क्या, दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनल अकाउंट में ऑलरेडी हम लोग ने कई क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया। फर्स्ट आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन हम लोग ने कल हम लोग ने सॉल्व कर लिया था, है ना। सो आज हम लोग को ये क्वेश्चन देखना है। इसमें भी देखो किस क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च एंड बैलेंस शीट भी बनाना है। अभी आपका ट्रायल बैलेंस है, इसमें आपका एक्सपेंस भी है, इनकम भी है, लाइबिलिटी भी है, एसेट भी है ना। पहले तो आपको इसको फिल्टर करना है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या, कैश इन हैंड की। किसकी बात कर रहे हैं, कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड बिजनेस के लिए क्या है, पहले तो आप ये पहले छाटना पहले सीखो। ऑलरेडी वी हैव लर्न कि फाइनल अकाउंट में हमें क्या करना है, ट्रेडिंग पीएल बनाना है। इसमें हमें डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। तो कैश इन हैंड इज व्हाट, कैश इन हैंड क्या है, एसेट है। तो कैश इन हैंड क्या है, ये एसेट हो गया, चलो ठीक है, करंट एसेट है। और कैश एट बैंक भी क्या है, एसेट है, ये भी करंट एसेट बोल सकते हैं। डेटर भी क्या है, करंट एसेट। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है फर्स्ट, देखो यहाँ पे लिख रखा है, ओपनिंग नहीं लिखा है, 1 अप्रैल लिखा है। तो अगर 1 अप्रैल नहीं साल के शुरुआत का है तो ओपनिंग स्टॉक ही होगा। तो इसको हम लोग को पता है, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर इट इज एसेट। कौन सा एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, बिल्कुल सही। ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेट है, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। बिल्डिंग भी क्या है, एसेट है, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। मोटर कार भी एसेट है, इट्स अ फिक्स्ड एसेट्स, है ना। नाउ अब हम बात करेंगे किसकी, क्रेडिटर की। क्रेडिटर इज लाइबिलिटी। लोन फ्रॉम राम इज लाइबिलिटी। परचेज एक्सपेंस है। अब बताओ डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस, सो डायरेक्ट एक्सपेंस। सेल्स क्या है, इनकम है। सेल्स क्या है, इनकम है ना। और डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम है। सैलरी एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसकी, रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस। ये क्या है, किराया उराया, ये सब भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि फैक्ट्री का रेंट है तब तो हम डायरेक्ट मानते, ऐसा कुछ मेंशन तो है नहीं, तो हम क्या मानेंगे इसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, पैसा आ रहा है ना। इनडायरेक्ट इनकम दैट इज डिस्काउंट मिल गया तो हमारे लिए फायदा है। अब है क्या, डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट इनकम, सो इट्स एन इनडायरेक्ट इनकम। अब देखो ड्राइंग, ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग क्या है, ये कैपिटल में से माइनस होती है। किस में से माइनस होगी, कैपिटल में से माइनस होती है। वैसे तो ड्राइंग एसेट की तरह ट्रीट कर सकते हो, बिजनेस की एसेट है। जो कौन लेके गया, बिजनेसमैन। तो हमको पता है ये माइनस होगी फ्रॉम, फ्रॉम किस में से, कैपिटल, कैपिटल में से माइनस कर देना हमें। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है फैक्ट्री का, फैक्ट्री का होता तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मानते, तब तो डायरेक्ट मानते। कुछ नहीं दिया तो ऑफिस का मानो, ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बैड डिप्स क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बिल्कुल सही, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बैंक चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सब ये सब ऑफिस में होने वाले सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, आपको पता है कैपिटल अकाउंट इज अ लाइबिलिटी। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। तो पहले तो इसे आइडेंटिफाई करना हमें समझना होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, ये तो थे क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर के आइटम। अब हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के बाहर के आइटम। जैसा कि हम लोग को पता है ट्रायल बैलेंस के अंदर के जो आइटम होते हैं उसको फाइनल अकाउंट के किसी एक जगह पे दिखाते हैं। फाइनल अकाउंट के किसी एक जगह पे, जैसे ट्रेडिंग पीएल में डेबिट या क्रेडिट में या तो डेबिट में दिखाओगे या तो क्रेडिट में, बैलेंस शीट में या तो लाइबिलिटी में दिखाओगे या तो एसेट में दिखाओगे। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है आइटम उसको हम फाइनल अकाउंट के किसी दो अप्रोप्रिएट प्लेस पे दिखाते हैं। कितनी जगह पे, दो अप्रोप्रिएट प्लेस पे हमको दिखाना है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कोई चीज़ अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है इसका मतलब उसकी ना तो जनरल एंट्री हुई है ना लेजर बना है, ना ट्रायल बैलेंस के अंदर है। तो अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो इसकी अब एंट्री करनी पड़ेगी। जब एंट्री करोगे तो दो इफेक्ट आएगा, क्या आएगा, दो इफेक्ट।
तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस के जो बाहर के आइटम होते हैं इसे दो जगह हमें दिखाना पड़ता है। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी हम लोग ने इससे पहले भी पढ़ा था, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट क्या होता है, लेकिन चलिए थोड़ा फास्ट ट्रैक पे देखते हैं। एडजस्टमेंट ये सारे आप लोग को दिया गया था। सबसे पहले तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का ही दिया है। क्लोजिंग स्टॉक को करते क्या है, यहाँ देखो लिखा एडजस्टमेंट ऑफ आइटम अपीयर विद इन ट्रायल बैलेंस, वी रिकॉर्ड दिस आइटम इन एनी वन अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ फाइनल अकाउंट। जबकि एडजस्टमेंट ऑफ आइटम अपीयर आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, इनको क्या करते हैं, वी रिकॉर्ड दिस आइटम इन एनी टू अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ फाइनल अकाउंट। बाकी यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक साल के अंत में होगा, अगर एंट्री करोगे तो ये एंट्री बनती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बट आपको पता है साल का अंत 31 मार्च का दिन है, आज बैठ के जनरल एंट्री तो करेंगे नहीं, तो इस एंट्री का जो इफेक्ट होता है सीधे वो इफेक्ट दिखा देंगे। इस एंट्री का इफेक्ट ये होता है, देखो क्लोजिंग स्टॉक का पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना है, सही है कि नहीं सही है। हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, इसको एज एन इनकम की तरह शो करते हैं। दूसरा आपको पता है ये एसेट भी है, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक उठ के अगले साल जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, तो इसको एसेट साइड में दिखाना है दो जगह। डेप्रिसिएशन आप लोग पढ़ के आओ, डेप्रिसिएशन आप लोग को पता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, ये एंट्री होती है। डेप्रिसिएशन एक तरह का खर्चा है, एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये किसको हिट करता है, आपकी फिक्स्ड एसेट को। आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ देखो दे रखा है डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट डेबिट होगा, बैलेंस शीट के एसेट में क्या करोगे, माइनस कर दोगे फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट, एसेट में से क्या कर दोगे, माइनस। अब देखो बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं। बैड डेब्ट्स में क्या होता है, अगर कोई बिजनेस में बैड डेब्ट्स हुआ है उसका असर सीधे तुम्हारा क्या, बैड डेब्ट्स हुआ एक तरह से तुम्हारा नुकसान है ना, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। दूसरा नंबर, ये किसकी वैल्यू को रिड्यूस करेगा, डेटर की, तो सीधा इसका इफेक्ट देख लो। बैड डेब्ट्स कहाँ है, अच्छा ये बैड डेब्ट्स ऊपर देख चला गया इसका। बैड डेब्ट्स एक तो पीएल अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपके लिए, क्या है ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरा नंबर क्या होता है, बैलेंस शीट के एसेट में, ये माइनस होगा किस में से, फ्रॉम डेटर, डेटर की वैल्यू में से क्या हो जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, है ना, क्योंकि बैड डेब्ट से डूब गया उतना पैसा। अब देखिए यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि हमारे एडजस्टमेंट में इस बार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी है। तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इसका मतलब है क्या, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, हमारा खर्चा हो गया था इस साल लेकिन हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, बकाया है। तो बकाया है तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि खर्चे में नहीं दिखाएंगे, इस साल का तो खर्चा है ना, और मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, जिस साल का खर्चा उस साल दिखा दो। तो अगर कोई खर्चा पेड नहीं किए हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, साल खत्म हो गया उसको ड्यू तो कर दो, तो होगा क्या, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसे। और इसका मतलब ट्रीटमेंट क्या होता है, एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग जो भी खर्चा होगा, पहला तो आप, अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में दिखा रहे होगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो किस में दिखा रहे होगे, पीएल में, तो उस खर्चे में ले जाके पहले इसको जोड़ दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हर महीने सैलरी तुम देते हो कितना, 10,000 रुपये, तो साल भर का 1,20,000 होना चाहिए। सैलरी दिखा रहा है 1,10,000, इसका मतलब तुम समझ जाओ कि जो मार्च महीने की सैलरी अभी दिया नहीं है, तो दिया नहीं है तो मतलब दिखाओगे नहीं, दिखाना पड़ेगा, तो आप ले जाओ सैलरी 1,10,000 में 10,000 जोड़ दो, टोटल सैलरी कितना दिखाओगे, 1,20,000 रुपये। और फिर आपको पता है दिया नहीं है, देना है, तो इट्स बैलेंस शीट की लाइबिलिटी है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें देनी है, तो इट्स अ लाइबिलिटी। इसी का जस्ट अपोजिट होता है क्या, प्रीपेड। नो व्हाट इज प्रीपेड, प्रीपेड मतलब एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, अगर हम कोई खर्चे का पेमेंट एडवांस कर दे रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपेड। उसी को दूसरे तरीके से समझो, सैलरी मान लो 10,000 रुपये हर महीना है, तो साल भर की सैलरी कितनी होनी चाहिए, 1,20,000, बट तुम्हारे यहाँ सैलरी दिखा रही है 1,30,000। इसका मतलब समझ जाओ कि 10,000 सैलरी हमने क्या कर रखी है, एडवांस दे रखी है, तो तुम्हें उसे ठीक करना है। आपको एग्जैक्टली वो सैलरी में नहीं, प्रीपेड सैलरी, एडवांस सैलरी दिखानी चाहिए थी, एडवांस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस कर दोगे, यानी एक्सपेंसेस को क्रेडिट करके खत्म कम कर दोगे। सैलरी डेबिट कर दियो ना, पूरे 1,30,000 से, 1,30,000 से नहीं ना दिखाना चाहिए, 1,20,000 दिखाना चाहिए ना, तो 10,000 से सैलरी को क्रेडिट कर दो। सैलरी को अगर एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहे हो तो एक्सपेंस क्या हो रहा है, घट रहा है।
तो घूम फिर के ये सब मत, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई टेंशन नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस को करोगे क्या, ट्रेडिंग एंड पीएल में जो भी खर्चा होगा उस खर्चे में से माइनस कर देना, क्योंकि वो खर्चा नहीं है। क्यों खर्चा नहीं? क्योंकि हमने एडवांस दे रखा है, एडवांस एक्सपेंस नहीं होता, और एक्सपेंस में जोड़ रखे हो इसलिए उसमें से हटा दो। दूसरा नंबर, वो हमारी एसेट है, कोई भी एडवांस पैसा दिए हो हमारी एसेट होती है, तो उसको एसेट साइड में दिखाना है। तो ये दो एडजस्टमेंट्स से रिलेटेड है आज का जो टॉपिक है। तो ये तो हमने फिल्टर कर लिया कौन सा क्या है। क्लोजिंग स्टॉक 72,000 दो जगह दिखाना है। बैलेंस शीट जो डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है, बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर कार, है ना। इसलिए देखो इसको मैंने जानबूझकर बोल्ड कर दिया। बोल्ड मतलब इस पे एडजस्टमेंट है। आइदर यू कैन बोल्ड इट, और या फिर आप उसे डॉट बना के उसको कुछ इंडिकेटर डाल दो। फिर कह रहा है क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितना, 1,500 रुपये। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब क्या, देखो सैलरी को भी बोल्ड कर लो। मैंने सैलरी को बोल्ड किया, या डॉट बना लो या तो सैलरी को बोल्ड कर लो, है ना। इस पे एडजस्टमेंट है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इसमें देखो दे रखा है रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस वाज प्रीपेड। प्रीपेड है कितना, 250। ठीक है ना। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, सैलरी आउटस्टैंडिंग दिखाया है ना 1,500, यानी सैलरी यहाँ दिया कितना है 16,500, 1,500 रुपये और देना था, तो यानी वो खर्चा आउटस्टैंडिंग, उसको जोड़ दो खर्चे में। टोटल यानी सैलरी कितनी होनी चाहिए, 18,000। और रेंट जो दिखा रहा है 8400, इसमें कितना एडवांस है, 250 एडवांस दिखा रखे हो। तो इस 8400 में से 250 क्या कर दोगे माइनस, क्योंकि वो एडवांस का पैसा उसमें दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, ट्रेडिंग एंड पीएल का हमें फॉर्मेट बनाना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च। दिया है ये साल, क्वेश्चन में दिया है साल कौन सा है, 2023। ठीक है। सबसे पहले याद है आप लोगों को किस चीज का कॉलम होता है, पर्टिकुलर। फिर एक कॉलम छोड़ देना। एक कॉलम मैं क्यों किस चीज के लिए छोड़ रहा हूँ, इनर कॉलम है वो, इसको इनर कॉलम बोलते हैं, जिसमें हम लोग प्लस माइनस करेंगे। अगेन पर्टिकुलर, फिर एक कॉलम छोड़ दो, और यहाँ पे अमाउंट, क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा होगा। इसको भी मर्ज करना था, मर्ज कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर हो गया। तो ये हम लोग का फॉर्मेट बन के तैयार। तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है क्या दिखाना है। देखो इतना सब लोग को एकदम सेट है कि भाई पहले पोजीशन पे क्या दिखाना है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। तो जो चीज़ पहले से सेट है वो पहले दिखा दो। यहाँ पे सबसे पहले दिखाते हो ओपनिंग स्टॉक, है ना। ओपनिंग स्टॉक देखो दिया है 1 अप्रैल 62,000। सेकेंड नंबर पे दिखाते हैं टू परचेज। अब देखो परचेज है, परचेज दिया है कितना, 144,200। कहीं रिटर्न है क्या, कहीं रिटर्न्स नहीं दिया है। तो परचेज की वैल्यू जो है आपकी 144,200, इसको सीधे अमाउंट के कॉलम में लिखो, क्योंकि इसमें कुछ प्लस माइनस तो करना नहीं है। नेक्स्ट, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या सेल्स दिखाएंगे, सबसे पहले यहाँ सेल्स दिखाई जाती है। तो सेल्स की वैल्यू है 232,600।
और यहाँ पे सबसे पहले लास्ट में दिखाया जाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है ट्रायल बैलेंस के बाहर दिख रहा होगा 72,000। ये तो हो गया सर, ये आपको पता है, इतना तो पहले से आपको दिखाना ही दिखाना है। इधर पर ओपनिंग स्टॉक देन परचेज, यहाँ पे सेल्स फिर क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे देख लीजिए कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, तो हमने ऑलरेडी सब मेंशन कर रखा है। डायरेक्ट एक्सपेंस देखो परचेज सेल्स ये सब दिखा चुके हैं, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, तो फाइनली कुछ और नहीं है, तो सीधे बैलेंसिंग करो। एक लाइन छोड़ करके हम लोग बैलेंसिंग करने जा रहे हैं, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं ना है। टॉप सिंगल बॉटम डबल बॉर्डर कर लिया। किधर का टोटल अधिक दिख रहा है, टोटल के कॉलम में किधर का टोटल लिखेंगे जिधर का टोटल अधिक है। किधर का टोटल अधिक है, क्रेडिट साइड का। इतना ही टोटल यहाँ पे भी होगा 3,04,600। अब जो डिफरेंस निकाल लेते हैं, इस इनकम में से माइनस कर देंगे एक्सपेंस, तो एक्सपेंस यही दोनों हुए 98,400, यही क्या टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब ये प्रॉफिट उठ के आएगी किधर, पीएल में, नीचे वाला पीएल का हिस्सा है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यही वैल्यू उठ के आ जाएगी। अब ये हो गई इनकम, इसमें सारे एक्सपेंसेस यहाँ दिखाना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको घटा देना है, और इनडायरेक्ट इनकम होती है तो इधर दिखाना है। चलते हैं देखते हैं। कैश तो है, स्टार्टिंग से देखा करो। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं नहीं नहीं, ये सब इनडायरेक्ट एसेट है, लेकिन एसेट पे देखो ये बोल्ड किया गया, बोल्ड मतलब इस पे कोई एडजस्टमेंट है, तो वो दिखा देते हैं। एडजस्टमेंट क्या है, फर्नीचर नीचर पे इन सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं हम लोग, टू डेप्रिसिएशन ऑन लाइन से डेप्रिसिएशन है, तो तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पे लाइन से तुम अंदर सबका दिखा सकते हो, किस पे, फर्नीचर, और क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट पे भी है जी, और किस पे, और फिर किस पे, मोटर कार। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना है, फर्नीचर अगर तुम लोग चेक करोगे 10% है, तो फर्नीचर पे 10% है, तो 21,400 का मल्टीप्लाई बाई 10%, सही ना। नेक्स्ट, ऑफिस इक्विपमेंट कितने का है, 16,000, इस पे डेप्रिसिएशन कितना है, 15%, क्यों। नेक्स्ट, बिल्डिंग, बिल्डिंग दिखा रहा है 60,000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है, 10%। नेक्स्ट, मोटर कार कितने का है, 20,000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 20%। हो गया, आप सबका इकट्ठा अमाउंट यहाँ पे जोड़ दो, क्यों। आप चाहते तो क्या कर सकते थे, इंडिविजुअली टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस, वैसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, तो जो आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टोटल डेप्रिसिएशन दिख गया ना। अब क्या करना है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, इन सब पे तो है नहीं, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ सैलरी है, और सैलरी भी देखो बोल्ड है, इस पे भी कुछ एडजस्टमेंट है, तो टू सैलरी। अब सैलरी है कितना, सैलरी है 16,500, इसको अंदर दिखा रहे हैं, क्यों अंदर दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट, कुछ ऐड लेस करना है, तो इस पे ऐड करना है क्या, आउटस्टैंडिंग है, क्या है, आउटस्टैंडिंग, पूरा लिख देते हैं नाम। आउटस्टैंडिंग कितना है बताओ, 1,500 आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल अमाउंट कितना दिखाना चाहिए हमें, सैलरी 18,000। एग्जैक्टली सैलरी का खर्चा टोटल कितना है, देखो इतना तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया था, बाद में बताया था कि 1,500 आउटस्टैंडिंग भी है, वो भी देना है, तो भाई टोटल खर्चा इस साल का कितना है, 18,000। अगला रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस, इस पे भी कुछ एडजस्टमेंट है,
एडजस्टमेंट क्या है? प्रीपेड एट 250, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस कितना था? 8400। अंदर दिखाएंगे, इसमें एडजस्टमेंट है, लेस करना है क्या? प्रीपेड 250, जिसमें से माइनस हो गया 250। सही है। अब देखते हैं यहाँ पे डिस्काउंटर से भी इनडायरेक्ट इनकम है, तो इधर आ जाएगा इनकम साइड में बाई डिस्काउंट रिसीव। हाउ मच? ड्राइंग तो आएगा नहीं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हाँ ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इलेक्ट्रिक चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कितना? 1800। 1800 सिंपली दिखा देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। बैड डिप्स भी दिखा देंगे। ध्यान रहे ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है बैड डिप्स, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर ये बैड डिप्स दिया होता तब तो हमें दो जगह एडजस्ट करना पड़ता है, तो पीएल में दिखाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा हम डेटर में से माइनस करते। लेकिन अगर बैड डिप्स ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब ऑलरेडी ये डेटर में से माइनस हो चुका है, उसे दोबारा माइनस नहीं करिएगा। तो बैड डिप्स को नेचर पकड़िए, वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सीधे पीएल में दिखा दीजिए। मैंने एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मैं आप फिर से समझा रहा हूँ, जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखेगा उसका जो ट्रीट उसको जो हमें क्या करना है, फाइनल अकाउंट के किसी एक ही जगह दिखाना है। बैठ के इसको भी मत दिखाने ले, यहाँ पे दिखाने हैं प्लस वहाँ पे माइनस करने लो, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है। जब एंट्री हो चुकी है, लेजर बना तब अंदर आया ना ट्रायल बैलेंस के अंदर। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर होता ही है तो इसका मतलब उसकी एंट्री हुई नहीं है। एंट्री नहीं होगी तो एंट्री होती है तो क्या होती है? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तब तो डेटर क्रिएट होता है, मतलब घटता है। एंट्री नहीं होती है जब, है ना। अगर एंट्री हो चुकी है तो ऑलरेडी घट चुका है, तभी वो ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो बैड डेब्ट्स ध्यान है ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो बस इसका नेचर पकड़ो, ये क्या है? एक्सपेंस है, सीधे यहाँ पे दिखा दो टू बैड डेब्ट्स। 7700। और क्या है? बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितना है? 3000। प्रिंटिंग स्टेशनरी 7200, है ना। तो देखो ज्यादातर आपको देखो डायरेक्ट एक्सपेंस कम देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा खर्चे कहाँ पे होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। थोड़ा सा भी डाउट हो, तुम्हें कोई खर्चा दिख रहा है, ये खर्चा है, लेकिन थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, डाउट इन द सेंस क्या कि हमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड लग नहीं रहा है, तो सीधा सीधा इनडायरेक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब तक आप वो लगे ना कि परचेज से रिलेटेड है, जब तक आपको लगे ना कि ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तब तक आप उसे डायरेक्ट एक्सपेंस मत ट्रीट करिए। उसको किस तरह से ट्रीट करिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? अब चलिए, हो गया कंप्लीट। अब तो कोई है नहीं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे देख लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुके, डेप्रिसिएशन हमने दिखा दिया, आउटस्टैंडिंग दिखा दिया, प्रीपेड, कुछ भी छूटा नहीं है। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको फाइनली सम। आपको पता है ये दोनों इनकम है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ये डिस्काउंट रिसीव, दोनों ऐड हो जाएगी, इसमें ये सारे खर्चे क्या हो जाएंगे? माइनस। तो हमें क्या पता चलेगा? नेट प्रॉफिट। तो चलते हैं यहाँ पे टोटल का कॉलम बना लेते हैं। टोटल कॉलम के लिए टॉप का सिंगल होता है, बॉटम का डबल बॉर्डर, है ना इसका यूज। तुम लोग सोचते होगे ये सारे इतने सारे बॉर्डर क्यों हैं, तो हर एक बॉर्डर का एक क्या है? यूज है। ठीक है, चलते हैं सम। पूरा यहाँ तक कर लीजिए। देखो मैं हमेशा एक लाइन नीचे छोड़, जहाँ टोटल करता हूँ उसकी ऊपर एक लाइन छोड़ देता हूँ, छोड़ता हूँ ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी पूरा बॉर्डर ले, ये तरीका है। अगला, क्या बात है, एग्जैक्ट 1 लाख रुपए। यही, ये टोटल के कॉलम में किधर का टोटल लिखता है? जिधर का टोटल अधिक होता है ना, तो टोटल इधर ही का देता है, इधर तो है नहीं। तो यही जो टोटल है यहाँ पे भी आएगा इक्वल सेम, यहाँ पे भी 1 लाख लिखा जाएगा। अब डिफरेंस निकाल लो, इस 1 लाख में से माइनस कर लो सारे खर्चे, सम ऑफ सारे खर्चे, है ना।
अब गलती कई लोग कर लेते, जब यहाँ से खींचना शुरू कर देते, वो टोटल को मत लेके आ जाना। वो टोटल वाला किसका था? वो ट्रेडिंग का पार्ट है, उसको छोड़ दो। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। तो ये होगा ट्रांसफर टू कैपिटल आपका 39,610। दिस इज योर नेट प्रॉफिट। क्लियर? अब सॉल्व तो ये तो नेट प्रॉफिट आ गई सर। अगला स्टेप क्या है बताओ? बैलेंस शीट। इस पे लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च 2023। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्यों फॉर द ईयर लिखते हैं? बैलेंस शीट में क्यों एज ऑन लिखते हैं? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ध्यान रहे। If you are related to accounts background, so this question may be asked to you, especially in interviews. तो मैंने आप लोगों को बताया भी था इसका रीज़न। कोई बता सकता है क्यों ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में क्यों हम? देखो ध्यान से, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में फॉर द ईयर इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ जितना परचेज दिखा रहे हो, ये सब खर्चे दिखा रहे हो, सैलरी, रेंट, ये सब क्या पूरे साल के खर्चे, फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक पूरे साल के खर्चे, किसी एक दिन का नहीं है। लेकिन जब तुम बैलेंस शीट बनाते हो ना, लाइबिलिटी एसेट दिखाते हो, तो ये पूरे साल की लाइबिलिटी नहीं है, पूरे साल का एसेट नहीं है। वो 31 मार्च 2023 के तारीख में, उस दिन, आज के दिन मेरे, आज मान लो 31 मार्च है, तो आज के दिन मेरे ऊपर कितनी लाइबिलिटीज है, आज के दिन मेरे पास कितनी एसेट है ना? लाइबिलिटी एसेट पूरे साल का नहीं होता सर, उस ऑन अ पर्टिकुलर डे का होता है। इसीलिए इधर क्या लिखते हैं? एज ऑन। ठीक है ना? छोटी सी बात है बट ये पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लाइबिलिटी, इधर क्या आ जाएगी? एसेट्स। ओके, बैलेंस शीट में डेबिट किधर होता है, क्रेडिट किधर होता है? इसको डेबिट कहेंगे, इसको क्रेडिट कहेंगे। कभी गलती से मत बोलना बेवकूफ़ो, है ना? बैलेंस शीट में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है चेक करने के लिए। अच्छा एक चीज़ बताओ, बैलेंस शीट के डेबिट साइड में क्या दिखाते हैं? तुम बोलो लाइबिलिटी दिखाते हैं सर, है ना? कहते थे ठीक है सर आप जाइए। ठीक है, नहीं समझे? इन द सेंस कि आपको सीधे बोलना है सर बैलेंस शीट में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता। क्लियर? It have only two side, left hand side and right hand side. In left hand side we show liabilities and right hand side we show assets. Clear? So अब चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखाते हैं, आपको पता है कैपिटल। सो कैपिटल की वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कैपिटल की वैल्यू है 1,62,000। इसमें फिर ऐड करेंगे क्या? नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट आई है तो प्रॉफिट ऐड करेंगे। प्रॉफिट ऊपर से देखो उठा लो, यही प्रॉफिट आई है 39,610, उठा लिया। फिर इसमें पता है लेस भी करना पड़ेगा क्योंकि ड्राइंग इस बार है, तो ड्राइंग क्वेश्चन में दिया था स्टार्टिंग में ही। अरे सॉरी, स्टार्टिंग नहीं, नीचे। ओके क्या लिखा है? 14,000। तो चूंकि एक्सेल है मेरे पास, तो हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस वन कैपिटल में प्लस होगा नेट प्रॉफिट और माइनस होगा क्या? ड्राइंग। आ गया? तो ये आपकी फाइनल कैपिटल की वैल्यू बची। अब हमें क्या करना है? कैपिटल आ गया। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अब देखो लाइन से ये एसेट है, लेकिन आपको पता है हम एसेट साइड में सबसे पहले क्या दिखाते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। क्या दिखाते हैं? तो थोड़ा सीक्वेंस भी फॉलो कर लेते हैं, क्यों? इस बार मैं हेडिंग भी डाल दे रहा हूँ, फिक्स्ड एसेट्स लाइक दिस, है ना? तो फिक्स्ड एसेट पहले दिखाते हैं। तो फिक्स्ड एसेट में सबसे पहले क्या आएगा? फर्नीचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर कितने की थी? 21,400। इसमें लेस करेंगे क्या? क्या था? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको पता है यहाँ पे दिया था। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कितना कटा था? 2140। हाँ,
वहीं से उठा लिया, इसमें से माइनस हो गया इतना। तो ये है फर्नीचर की एग्जैक्ट वैल्यू साल के अंत में। फर्नीचर के बाद अगला एसेट बताओ, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट में क्या आता है, जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, जीरोक्स मशीन, ये सब ऑफिस इक्विपमेंट में आती है। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास है कितने की, 16,000। लेस होगा क्या, डेप्रिसिएशन। बताइए डेप्रिसिएशन कितना है। 2,400 ना, सीधे यहाँ से उठा लीजिए 2,400, कितना आएगा, माइनस कर लो डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट एसेट क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी है, 60,000 की। इस पे लेस हो जाएगा क्या, डेप्रिसिएशन कितना, डेप्रिसिएशन हम लोग निकाले थे बिल्डिंग पे 6,000। तो 60,000 में से 6,000 माइनस हो गया तो कितना बचा, 54। अगला एसेट क्या है, मोटर कार। मोटर कार की वैल्यू है 20,000। इसमें भी लेस हो जाएगा क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है, 4,000 लेस। ठीक है, अब जो ध्यान रखिए, सारा डेप्रिसिएशन मैंने को लाइन से दिखा दिया। एक ही चीज़ है, रिपीटेटिव वर्क है, सो हमने कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे, अब बारी आती है, देख लो। नॉर्मली हम लोग सबसे पहले फिक्स्ड एसेट दिखाते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। आई थिंक इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं हमारे पास, नहीं ना है इन्वेस्टमेंट। फिर इसके बाद क्या दिखाते हैं, करंट एसेट दिखाते हैं। तो चलो करंट एसेट दिखा देते हैं। तो करंट एसेट्स, जरूरी नहीं है कि ये हेडिंग डालिए, मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ। अब करंट एसेट में देखो कैश इन हैंड आएगा, बिल्कुल। कैश इन हैंड कितना है, 1,400। कैश एट बैंक कितना है, 2,600। फिर डेटर आ जाएगा। तो बैड डेब्ट्स इसमें से माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, देखो बैड डेब्ट्स था, तो ये बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, 7,700। नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ऑलरेडी लेस हो चुका है, दोबारा लेस नहीं है, मैं जानबूझ के पूछ। अगर यही ट्रायल बैलेंस के बाहर होता, यहाँ पे बैड डेब्ट्स लिखा होता है, तब हमें करना होता, तब लेस करते। ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक ही जगह दिखाना है, और हम लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं उसको खर्चे की तरह, समझ गए। तो डेटर, डेटर का है 86,000, ठीक है। नाउ अब तो कुछ है नहीं करंट एसेट आई थिंक, और कहीं करंट एसेट नहीं है। एक लास्ट में याद है आप लोग को दिखाना होता है क्या चीज़, अगले साल लेके जाना है ना, एसेट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 72,000। तो देखो यहाँ पे आपने देखो क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह दिखा दिया है। क्लोजिंग स्टॉक को किधर दिखाया, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, एक किधर दिखाया, बैलेंस शीट के एसेट में। आपको पता है जो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा दो जगह दिखाना है। फिर याद होगा आप लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो डेप्रिसिएशन भी देखो दो जगह दिखाया। पहला आपने यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल में डेप्रिसिएशन लाइन से खर्चे दिखाया, दूसरा नंबर लाइन से सारे एसेट में से क्या कर दिया, माइनस, दो जगह एडजस्टमेंट किया। फिर अब रह गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी तो करंट लाइबिलिटी है, चलिए पहले लाइबिलिटी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। लाइबिलिटी साइड में ये देखो, लाइबिलिटी है सैलरी क्रेडिटर, करंट लाइबिलिटी है लोन फ्रॉम राम। कैपिटल के बाद वैसे तो रिजर्व का पोजीशन होता है, सबसे पहले कैपिटल फिर रिजर्व फिर लोन्स। तो रिजर्व तो आई थिंक दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो सीधे हम लोग किस पे आ जाते हैं, लोन पे, लोन फ्रॉम राम। तो लोन फ्रॉम राम कितना है, 33,000। सीधे फाइनल अमाउंट बाहर करिए,
लोन के बाद अब तो कुछ है नहीं, तो सीधे हम लोग क्या दिखाने जा रहे हैं, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में देखिए स्टार्टिंग से करते हैं, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर आएगा। आप समझते हो ना वो हम लोग क्यों हम लोग ग्रुप पढ़ते हैं, ग्रुपिंग क्यों पढ़ते हैं? ग्रुपिंग इसीलिए पढ़ते हैं ना, क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम क्या कर सके, फिक्स्ड को अलग करंट को अलग कर सके। बैलेंस शीट जब बनाए तो वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। वेल स्ट्रक्चर्ड मतलब किसी को देखना करंट एसेट खटाक से यहाँ पे आए और लाइन से सारे करंट एसेट दिख जाए, फिक्स्ड एसेट को देखना है लाइन से इधर देख ले, हेडिंग दिख रहा है इसके अंदर सारे फिक्स्ड एसेट्स है इजिली। हम्म ताकि सामने वाले को समझने में दिक्कत ना हो। लोन हो गया, और तो किधर कैपिटल अकाउंट दिखा चुके हैं, और तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल से, और कोई लाइबिलिटी है ही नहीं। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। क्लोजिंग स्टॉक दिखा चुके हैं, डेप्रिसिएशन दिखा चुके हैं, आउटस्टैंडिंग दिखाए हो नहीं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आप लोग को याद होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, ये करंट लाइबिलिटी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी थी, 1500। एक मिनट, क्रेडिटर की वैल्यू नहीं लिखे, ये कितना है 1500। और एक प्रीपेड था 250। प्रीपेड क्या होती है, एसेट। प्रीपेड कह लो या एडवांस कह लो, तो प्रीपेड या एडवांस क्या होती है? कितना था प्रीपेड जी? प्रीपेड रेंट, रेंट था ना, प्रीपेड रेंट एंड टैक्स। चलो कितना था, 250 रुपीज़। दैट्स इट, हो गया कंप्लीट। तो देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी देखो दो जगह आउटस्टैंडिंग सैलरी, पहला नंबर तुम क्या किए थे, इस सैलरी में क्या किए थे, ऐड किए थे। एक इधर दिखाए, दूसरा किधर दिखा दिया, लाइबिलिटी साइड में। और प्रीपेड को तो यहाँ लेस किए थे 250 से, प्रीपेड एडवांस। और यहाँ देखो प्रीपेड को यहाँ भी दिखा दिए दो जगह। नहीं समझे? आपको सीधा सीधा ये बात मैं क्लियरली समझाना चाहता हूँ कि ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी आइटम दिखेगा उसे दो जगह दिखाना पड़ेगा। दो जगह दिखाने का मतलब आप एंट्री कर रहे हो दो इफेक्ट्स को। कितने इफेक्ट को, दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हो। और ये दो इफेक्ट को रिकॉर्ड करना मैंने शुरुआत में समझाया था जब आप लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया था, तो उस पर समझाया था कि सीधे ट्रांजेक्शन से हम कैसे बैलेंस शीट में दो जगह इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। याद है जब बिजनेस स्टार्ट करें तो कैपिटल भी आ रही है और एज कैश भी आ रही है, दोनों आ रही है, दो इफेक्ट, वही दो इफेक्ट की बात हो रही है ना। कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस के बाहर है इसका मतलब है उसकी एंट्री नहीं है, उसका दो इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, सीधे वो इफेक्ट को आपको पकड़ना है। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, बस टोटल करते हैं। टोटल करते हुए क्या आना चाहिए, दोनों तरफ का टोटल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, आएगा बराबर। टॉप सिंगल बॉटम डबल बॉर्डर। हो गया 265 110, एग्जैक्ट आ गया बैलेंस शीट, बराबर आ गया। इसका मतलब सही है, नहीं आता तो इसका मतलब गड़बड़ है। ठीक, तो कहने का मतलब है अगर आप वो ट्रीटमेंट सही रखोगे, और गलती से मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी छोड़ दिया होता है रिकॉर्ड करना, या फिर प्रीपेड दिखाना छोड़ दिया होता, तो डिफरेंस आता कि नहीं आता? बिल्कुल आता, डेफिनेटली आता। ठीक है ना, तो इसीलिए इस बात का बस आपको ख्याल रखना है। अब इसी तर्ज पे है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, करना क्या है, वही है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर सोहित माथुर एज ऑन 31 मार्च 2023। अब इसमें देखो दे रखा है कैपिटल, दे रखा है कैपिटल, सबको पता है क्या होता है, ड्राइंग। स्टॉक 1 अप्रैल का दिया है यानी ओपनिंग स्टॉक है। इस बार एक और चीज दिया, लूज टूल्स। लूज टूल्स क्या होता है, लूज टूल्स को कई लोग स्टॉक की तरह ट्रीट करते हैं, कई लोग एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको एसेट की तरह ट्रीट करना। किसकी तरह, एसेट की तरह। लूज टूल्स होता है क्या बेसिकली, अरे भाई लूज टूल्स मतलब वो रेंच उंच, रेंच प्लास, ये सब जो होता है, जो औजार जो यूज करते हो आप लोग। एक कारपेंटर भी आता है तो अपने साथ औजार लेके आता है, तो वो उसके लिए क्या लूज टूल्स है ना।
एक प्लम्बर आता है तो अपने साथ कई सारे डिवाइसेस लेके आता है ना, औजार, उसको क्या कहते हैं? लूज टूल्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको एसेट की तरह ट्रीट कर लो। अब डेटर बैड, ये डेटर और क्रेडिटर है। अब देखो डेटर क्रेडिटर देखो एक ही लाइन में लिखा है, अब कौन सा डेटर है कौन सा क्रेडिटर है ये तुमको ध्यान देना है। डेटर का बैलेंस डेबिट होता है, क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिटर हुआ ये डेटर हुआ। परचेज सेल्स, कौन सा परचेज है कौन सा सेल है? परचेज एक्सपेंस डेबिट होता है, परचेज डेबिट है, सेल्स क्रेडिट है। रिटर्न, अब बताओ यहाँ फंसोगे, इसमें कौन सा परचेज रिटर्न है कौन सा सेल रिटर्न है? सेल रिटर्न बताओ क्या होता है, फायदा कि नुकसान? सेल रिटर्न, बिका हुआ माल वापस। नुकसान है तो डेबिट कर रहे हो, ये सेल रिटर्न है, ध्यान रखना। 750 इज द सेल रिटर्न, दिस वन इज परचेज रिटर्न। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट देखो दोनों तरफ है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। तो कौन सा डिस्काउंट मिला है कौन सा डिस्काउंट दिए हैं? ये 250 पक्का खर्चा होगा, डेबिट साइड में तो एक्सपेंस होगा भाई, डिस्काउंट अलाउड। और ये क्रेडिट साइड में इसका मतलब डिस्काउंट हमें क्या हुआ होगा, मिला है। ये क्रेडिट साइड वाला ही नहीं, ये इनकम है। बाकी लैंड बिल्डिंग सैलरी सब आप लोग इस बार देखो, सैलरी एंड वेजेस दोनों साथ में दिया है। आपको पता है वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या क्रिएट किया, दोनों को साथ में लिख दिया। अब हम सोचे तो सोचे क्या, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करें कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करें? जब भी दोनों नाम साथ में दिया हो नॉर्मली, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप देख रहे हो ये मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है कि कहाँ हो रहा है खर्चा, तब तो तुम पकड़ लोगे। लेकिन यहाँ पे थियरी में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। आपको हमेशा फर्स्ट वर्ड को ध्यान देना होता है, सेकंड को मत ध्यान देना। सैलरी एंड वेजेस है ना, तो फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। अगर ये वेजेस एंड सैलरी लिखा होता तो, अगर ये वेजेस एंड सैलरी लिखा होता तो वेजेस को ध्यान देते, डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर देते। कैरेज इनवर्ड पता है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट होता है। इंश्योरेंस सब कर लोगे। कमीशन, कमीशन ध्यान रहे, कमीशन का वैल्यू देखना, डेबिट है कि क्रेडिट है? अगर क्रेडिट है तो ये क्या होगी, इनकम। अगर कोई भी बैलेंस क्रेडिट है, आपको पता है ये दो ही चीज हो सकते हैं, तो लाइबिलिटी या तो इनकम। अब कमीशन है तो इनकम ही होगी। और कोई भी अमाउंट डेबिट साइड में दिख रहा है, इसका मतलब समझ जाना वो या तो एसेट होगा या तो एक्सपेंस, और कुछ नहीं हो सकता। कैश इन हैंड, ये क्या है, एसेट है। ओडी क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक तरह का लोन होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन है ना, इट्स अ करंट लाइबिलिटी। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एक्सपेंस है। बिल्स रिसीवेबल पेबल, बताओ कौन सा रिसीवेबल है कौन सा पेबल है? कौन सा रिसीवेबल है कौन सा पेबल है? पहले बताओ रिसीवेबल क्या होता है, एसेट की लाइबिलिटी। रिसीवेबल क्या होता है, मतलब नहीं मैंने क्या पूछा, लाइबिलिटी भी चार में से आप बताओ, लाइबिलिटी एसेट एक्सपेंस इनकम क्या है? इनकम तो डेबिट में हो ही नहीं सकता। रिसीवेबल एग्जैक्टली होता क्या, रिसीवेबल मतलब रिसीव नहीं है सर, रिसीवेबल है, मिलने वाला है। मिलने वाला है तो मेरी एसेट है, मिलेगा तो मेरा एसेट है वो। और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो ये डेबिट वाला क्या है, बिल रिसीवेबल है। और ये क्रेडिट वाला बिल्स पेबल है, पेबल मतलब देना है, दिया है नहीं, देना है मतलब लाइबिलिटी है। सो 5500 इट्स अ लाइबिलिटी। ध्यान रहे, बिल्स पेबल की वैल्यू है 5500, इट्स अ करंट लाइबिलिटी। और बिल रिसीवेबल इज 7500 which is current asset। क्लियर? ये ध्यान रहे, ये क्वेश्चन आप ही लोगों को करना है, मैं नहीं करूंगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड इन, अरे यार ऊपर 2023 लिखा है मैंने, नीचे एक मिनट इसको सही कर लेना, 23 ही कर लो। एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट टेकिंग इन टू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट देखो दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है साल के अंत में कितना, 25,000। क्लोजिंग स्टॉक को करना क्या आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक पहला तो किधर दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सही है कि नहीं सही है? ये दो जगह दिखाने वाली चीज है, दो जगह दिखाते हैं। अगला, इस बार लूज टूल्स की भी वैल्यू दे रखी है, साल के अंत में 800 है।
तो मैंने क्या बोला था, लूज टूल्स को किस तरह से, या तो क्या करो, इसको स्टॉक की तरह ट्रीट करो, या तो किस तरह से ट्रीट करो, एसेट के। मैंने क्या बोला, एसेट की तरह ट्रीट कर लेना। तो अगर साल के शुरुआत में स्टॉक था, लूज टूल्स था 1000, और साल के अंत में रह गया कितने का, 800 का, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिखा देना कितना, 200 रुपए। नहीं समझे? यहाँ पे हमें साल के शुरुआत में आपके पास लूज टूल्स की वैल्यू कितनी थी, 1000 की थी, साल के अंत में कितना रह गया, तो 200 रुपये कैसे खत्म हो गया, डेप्रिसिएशन के नाम पे दिखा सकते हो। तो 200 रुपये डेप्रिसिएशन है, डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली आपको दिमाग में लगाना पड़ रहा है। साल के शुरुआत में अगर 1000 की वैल्यू की स्टॉक थी हमारे पास, लूज टूल्स थी, साल के अंत में अगर 800 का रह गया तो कितना चला गया, कितना चला गया, 200 रुपये ना। तो 200 रुपये डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट कर लेना उसको। यानी कि हमें 200 को क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट करने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन में 200 रुपये दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स 200 रुपये, और जब यहाँ बैलेंस शीट में एसेट में दिखाएंगे लूज टूल्स 1000, उसमें से 200 लेस करके फाइनल वैल्यू कितना दिखाओगे, 800, क्योंकि मेरा साल के अंत में लूज टूल्स कितने का बचा है, 800 का। सैलरी पर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का क्या करना है आप लोग को पता है। आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी में ले जाके जोड़ेंगे, एक्सपेंस में ले जाके ऐड करेंगे, दूसरा लाइबिलिटी में दिखाएंगे। इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड अमाउंटेड ₹400, इंश्योरेंस जो हमने पे किया वो अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड, ये हमने पैसा जो दिया है अनएक्सपायर्ड है। एक होता है खर्चा एक्सपायर हो गया, एक्सपायर कब होता है, तुमने मूवी का टिकट खरीदा, मूवी देख लिया, एक्सपायर हो गया खर्चा, जो एक्सपायर मतलब उसका फायदा उठा लिया तुमने। लेकिन अगर कोई एडवांस बुकिंग है, कल देखना, अभी आज ही बुकिंग करा लिए, तो वो एडवांस होता है, अनएक्सपायर्ड है, अभी उसका फायदा तुमने उठाया नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, अनएक्सपायर्ड। तो अनएक्सपायर्ड मतलब क्या होता है सर, प्रीपेड। तो कितना प्रीपेड है सर, इंश्योरेंस 400 रुपये। तो प्रीपेड का ट्रीटमेंट क्या करते हैं वो तुम पीछे पढ़ ही सकते हो। जो खर्चा होगा इंश्योरेंस होगा उसमें से क्या कर देंगे, प्रीपेड को लेस करते हैं, और प्रीपेड को किधर दिखाते हैं, एसेट साइड। एडवांस एक तरह की एसेट होती है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बिल्डिंग पे, चार्ज कर लोगे, वो तो पता ही तुम लोग को। दे दिया बैड डेब्ट्स, कितने का बैड डेब्ट्स हुआ है, और कहाँ दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर कि ट्रायल बैलेंस के बाहर, इसको दो जगह दिखाना पड़ेगा। पहला नंबर बैड डेब्ट्स तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, तो पीएल के डेबिट में दिखाओगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह। दूसरा बैड डेब्ट्स किसकी वैल्यू को रिड्यूस करेगा, डेटर की वैल्यू। इस 25,000 में से 900 घटा देना, क्यों, क्योंकि 900 के बैड डेब्ट्स हो गए, डेटर हमारे घट जाएंगे। ठीक, तो ध्यान रहे जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उस पर डॉट बना लो। तो एक एडजस्टमेंट आपको लूज टूल्स पे मिलेगा, किस पे दिखेगा, लूज टूल्स पे। एक एडजस्टमेंट आपको डेटर पे मिलेगा, डेटर पे डॉट बनाओ, डेटर पे डॉट बनाओ। और एक एडजस्टमेंट आपको मिलेगा सैलरी पे, सैलरी पे डॉट बनाइए, सैलरी एंड वेजेस लिखा है ना। फिर एक डॉट बनाइए आप इंश्योरेंस पे, इंश्योरेंस पे भी है। यहाँ पे एडजस्टमेंट है, वो डॉट बनाना या बोल्ड करना या घेरा बनाना, बेसिकली वो आपको इंडिकेटर है, बस किस पे कुछ प्लस माइनस करना है। और फिर बिल्डिंग पे लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है, बस हो गया। हाँ, अब देखो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, कभी भी ध्यान रहे लैंड एंड बिल्डिंग बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इफ समवन आस्क यू कि लैंड पे कितना डेप्रिसिएशन लगता है, यू हैव टू से नथिंग, लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं कटता, जमीन पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं कटता है ना। डेप्रिसिएशन किस पे कटता है, जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रही हो। तो जमीन की वैल्यू डिक्रीज नहीं होती, थोड़ा सा भी अगर कभी भी एसेट की वैल्यू अप एंड डाउन होने लगे सर, उस पर डेप्रिसिएशन मत काटिएगा। डेप्रिसिएशन किस पे कटता है, जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअस क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। सोने के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, गोल्ड के ऊपर नहीं, क्योंकि इसकी क्या प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग की वैल्यू सर कंटिन्यूअस डिक्रीज होती है। सोचो जमीन पे ही बिल्डिंग खड़ी है, जमीन की वैल्यू डिक्रीज नहीं होती, लेकिन बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज होती है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज करो तुम्हारी बिल्डिंग, तुम्हारी जो है बिल्डिंग की वैल्यू है 30,000, 30 लाख रुपए।
और ज़मीन की वैल्यू कितनी है, सपोज करो 20 लाख है, तो 20 + 30 दोनों मिला के 50 लाख की है, तो तुम डेप्शन किस पे चार्ज करोगे, 20 लाख पे कि 30 लाख पे? जो बिल्डिंग की वैल्यू है 30 लाख पे डेप्शन चार्ज होता है, 50 लाख पे पूरे डेप्शन नहीं चार्ज होगा, उस 20 लाख की वैल्यू पे डेप्शन नहीं चार्ज होती है, ध्यान रखिएगा ये। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो लैंड एंड बिल्डिंग में सेपरेशन होता है। सेपरेशन किस चीज़ का, कि लैंड की वैल्यू कितनी है, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, और फिर वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो चलिए इसको बनाइए। आइदर अगर एक्सेल पे बनाना है तो एक्सेल पे बनाइए, कॉपी पे बनाना है तो कॉपी पे बनाइए, है ना? क्या चीज़? हाँ, सॉल्यूशन मैं इसको शेयर कर दे रहा हूँ आप लोग को व्हाट्सएप पे। ठीक।